Hey everyone, my name is Pushpak Garg and I welcome you all to Decode Commerce। अच्छा, आप सभी लोगों की पढ़ाई तो ढंग से चल रही है ना? पेपर आने वाले हैं मी 24 के। और नहीं पढ़ना शुरू करा है तो जल्दी जल्दी से पढ़ना शुरू कर दो। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस क्या कर लिया था, फटाफट से बताओ। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था कारो 2020 की एप्लीकेबिलिटी। अगर आपने नहीं देखी है ना वो वाली क्लास, तो पहले जाके फटाफट से देख के आओ, फिर हम आगे आज क्लॉजेस डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो आज हम क्लॉजेस डिस्कस करने वाले हैं, जिसको मैं कहता हूँ इस चैप्टर का पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर क्लॉजेस कितने होने वाले हैं? पार्ट बी के अंदर हमें टोटल क्लॉजेस कितने पढ़ने पड़ेंगे? हमें पढ़ने पड़ेंगे क्लॉज नंबर 1 टू क्लॉज नंबर 21। अब देखो, मैं आपका रिवीजन भी करा दूंगा, मैंने आपको नोट से भी पढ़ा दूंगा, फुल फ्लेजेड नोट जो पूरा आपका कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है ना, पूरा मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा। नोट से भी कवर करा दूंगा। लेकिन थोड़ा सा क्या करेंगे, हम पहले आज 10 क्लॉजेस डिस्कस कर लेंगे, कल रिमेनिंग क्लॉजेस डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है। तो अब एक फटाफट से ना समरी देखो। बैलेंस शीट का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो बैलेंस शीट में हमारे पास होते हैं कुछ एसेट साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड होती है। एसेट साइड में हमारे पास कुछ एसेट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एसेट जो बेसिक एसेट है वो होता है फिक्स एसेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो यही हमारा क्लॉज नंबर 1 है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारा क्या है, क्लॉज नंबर 1। जब आप बैलेंस शीट में एसेट साइड देखोगे ना, तो सबसे पहला आपको क्या दिखेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में क्या बातें करेगा यहाँ पे, देखो अभी पूरा पढ़ेंगे, एक समरी फॉर्म में बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या बात करेगा, ये बात करेगा कि भाई प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो रखे हैं, नहीं हो रखे हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था या नहीं हुआ था। और क्या बात करेगा, और ये बात करेगा कि भाई टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे है या नहीं है। अच्छा, टाइटल डीड्स क्या होती है, देखो एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ाई के लिए लिया लैपटॉप। आपने क्या लिया, आपने पढ़ाई के लिए लिया लैपटॉप। अच्छा, तो लैपटॉप जब आपने परचेज करा ना, तो आपको साथ में मिला होगा इनवॉइस। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये लैपटॉप आपका ही है? इनवॉइस दिखाओगे, अरे मेरे नाम पे इनवॉइस है, देख भाई मेरा लैपटॉप है ये। ठीक है। आपको वारंटी क्लेम करनी होगी, तो वारंटी के टाइम पे कंपनी क्या मांगेगी, कंपनी आपको वारंटी क्लेम करने के लिए मांगेगी आपका इनवॉइस। इनवॉइस होनी चाहिए आपके नाम पे, और उसमें सीरियल नंबर डाला होना चाहिए, नहीं कि ये पर्टिकुलर लैपटॉप इस पर्सन ने इतने रुपए का खरीदा था और ये डेट थी, और इससे 1 ईयर हम इसको क्या देंगे, वारंटी। तो सिंपल सा एग्जांपल। तो जिस तरीके से इनवॉइस उस लैपटॉप का क्या हुआ, टाइटल डीड जो आपके नाम पे हुआ, उसी तरीके से टाइटल डीड हम कंपनी के नाम पे चेक करेंगे कि पर्टिकुलर पीपी का टाइटल डीड कंपनी के नाम पे है या नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ, जो लीज़ होल्ड एल्डीसी होते हैं ना, जो होते हैं लीज़ होल्ड एसेट्स, उसपे हम टाइटल डीड्स चेक नहीं करते। ठीक है, फिर हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे रिवैल्यूएशन। क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे रिवैल्यूएशन कि कंपनी ने अपने पीपी का रिवैल्यूएशन करा है या नहीं करा है। अच्छा, आपको एक चीज़ पता है, कंपनीज़ एक्ट 2013 ये कहता है कि भाई अब कोई भी अगर आप रिवैल्यूएशन कराते हो ना, तो रिवैल्यूएशन आप किससे कराओगे, आप कराओगे आरवी से। आरवी मतलब रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और हम क्या चेक करेंगे, और हम चेक करेंगे कि आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेनामी एक्ट में तो आपका अटैच नहीं कर दिया। बेनामी एक्ट में तो आपकी कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं फंसी हुई है, तो ये भी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, बेनामी एक्ट में तो आपकी कोई प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं है। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा क्लॉज नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्लॉजेस देखो, एएस 2 होता है, इंडेस 2 होता है, ऐसे ही क्लॉज नंबर 2 किस चीज का होगा, ऑब्वियसली क्लॉज नंबर 2 इज टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्री। क्लॉज नंबर 2 किस बारे में बात करेगा, क्लॉज नंबर 2 बात करेगा आपका इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री में क्या बातें करेंगे, इन्वेंट्री में हम सिर्फ 2 बातें करेंगे। इन्वेंट्री में हम पहली बात करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन की, कि क्या कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री, क्या मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन करा है या नहीं करा इन्वेंट्री का। और दूसरा क्या बात करेंगे, दूसरी हम बात करेंगे कि इन्वेंट्री देखो पार्ट इज अ करंट एसेट्स। इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। एंड वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब करंट एसेट्स के अंदर कहीं ना कहीं इन्वेंट्री तो छुपी हुई है। तो क्या कंपनी ने वर्किंग कैपिटल लिमिट तो नहीं ले रखी है किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एनबीएफसी से, एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज। और अगर ले रखी है तो उसमें रिलेटेड कुछ बातें वो भी हम पढ़ेंगे। फिर फिर अगर इसके बाद एक और देखो, हमने बैलेंस शीट साइड का, एसेट साइड का, बैलेंस शीट में एसेट साइड की हमने 2 बातें पढ़ ली। फिक्स एसेट मतलब पीपी पढ़ लिया, पीपी इंक्लूड्स इंटेंजिबल एसेट्स, हमने पढ़ लिया। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा इन्वेंट्री। तीसरा हम एक और चीज पढ़ेंगे, तीसरा हम क्या चेक करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स। अगर हमने कोई लोन दे रखा, हमने क्या कर रखा, इन्वेस्टमेंट कर रखा, हमने क्या कर रखा, गारंटी दे रखी है, हमने क्या कर रखा, सिक्योरिटी दे रखी है, हमने क्या कर रखा, एडवांसेस दे रखे हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे LGSI+A। LGSI है, LGSI है, लोन गारंटी सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड एडवांसेस।
इसमें क्या बातें करेंगे? देखो इसमें ना 6 क्लॉज़ेज़, इसमें कितने 6 पार्ट है, क्लॉज़ेज़ में 6 पार्ट है। इसमें कितने पार्ट है? इसमें पार्ट है 6। पहला क्या करेंगे? पहला हमें बोला है कि भाई जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का पूल है ना, टोटल सिक्योरिटी, गारंटी, लोन्स, इन्वेस्टमेंट का पूल है ना, उसमें से आप 2 पार्ट कर दो। एक पार्ट में बताओ कि सब्सिडियरी, एसोसिएट और जेवी को कितना दे रखा है और एक इनके अलावा कितना दे रखा है। टोटल जो आपका पूल है ना इन्वेस्टमेंट्स का, उसके अंदर से बाइफरकेशन के बताओ कि कितना आपने अपना इन्वेस्टमेंट किसमें कर रखा है? सब्सिडियरी, एसोसिएट, जेवी में और कितना कर रखा है अदर देन सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड जेवी में। फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो लोन दे रखा है, जो गारंटी दे रखी है, वो टर्म्स उसकी कंडीशंस ऐसे तो नहीं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है। वो इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी में है या नहीं है? कंपनी के विरुद्ध तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप मार्केट से लोन लेते हो 10% पे और आपने आगे लोन दे दिया कितने पे? 2% पे। इसमें तो कंपनी को 8% का नुकसान है सीधा-सीधा। फिर आपको देखना है क्या प्रॉपर हमारे पास रीपेमेंट शेड्यूल है या नहीं है? अब देखो रीपेमेंट शेड्यूल इंक्लूड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो हमारे पास प्रिंसिपल का रीपेमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है और इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रॉपर्ली रेगुलर इंटरवल्स में। फिर ऐसा तो नहीं है कोई लोन हमारा 90 दिन से ओवरड्यू है। कोई ड्यू हमारी जो ड्यू डेट आ गई थी पेमेंट की, अभी तक वो 90 दिन से ओवरड्यू पड़ी है। तो हम उसके रीज़नेबल स्टेप्स क्या ले रहे हैं? कंपनी क्या मैनेजमेंट क्या रीज़नेबल स्टेप्स ले रही है उसके? हम ये चीज़ चेक करेंगे। फिर हम क्या चेक करेंगे? एक पॉइंट हमारे पास इसमें क्या है? देखो 4 हो गए ना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, 6 ही है, 7 क्यों करने हैं? ठीक है? तो 6, 6 में क्या बताता है? 6 में ये बताता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी का लोन था, जो बहुत टाइम से ओवरड्यू चल रहा था। अब कंपनी ने क्या करा ना, वो लोन चुका नहीं पा रहा था, तो कंपनी ने क्या करा, एक्जिस्टिंग लोन के बदले में क्या, एक्जिस्टिंग लोन के बदले में या तो उस लोन को कर दिया एक्सटेंड, मतलब जो ओवरड्यू हो चुका था लोन आज रीपेमेंट होता फुल, फुल रिपेमेंट होनी थी लोन की, आज खत्म होनी थी उसकी। लेकिन उसने क्या करा, फर्दर मैनेजमेंट ने ना 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया या उस लोन को चुकाने के लिए एक फ्रेश लोन दे दिया। ये 2 चीज़ें कर दी मैनेजमेंट ने। तो आप हमें बताओ कि टोटल लोन का ऐसा कितना परसेंटेज ऑफ लोन है, जो इस तरीके का लोन है? आपको परसेंटेज बतानी पड़ेगी, अमाउंट बताना पड़ेगा, परसेंटेज बतानी पड़ेगी। ये एक 5th पॉइंट हो गया और 6th पॉइंट क्या है? कंपनी ने ना लोन दे रखा किसको? प्रमोटर्स को या उनके रिलेटेड पार्टीज़ को। प्रमोटर्स को या रिलेटेड पार्टीज़ को दे रखा या इस तरीके का कोई लोन दे रखा जिसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ही नहीं है, कोई टीएनसी नहीं है। कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। भाई रीपेबल ऑन डिमांड है। सिंपल सिंपल सी क्या बात है? रीपेबल ऑन डिमांड है। रीपेबल ऑन डिमांड है। आपका जब मन करे तब आप पे कर दो। सिंपल सी बात है। कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है, रीपेबल ऑफ डिमांड है। तो अगर इस तरीके का कोई कर रखा तो वो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कारों के क्लॉज नंबर 3। देखो भाई पूरे क्लॉज नंबर 21 के अंदर ना जो कारों के टोटल क्लॉजेस 21 है ना उनके अंदर ये 3 क्लॉजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर पास्ट ईयर पेपर्स भी उठा के देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम आरटीपीस एमटीपीस के अंदर ना यही वाले क्लॉजेस कवर कर रखे हैं। और मैंने आपको बताया तो था ही लास्ट क्लास में, मेरे पास क्लॉज नंबर 2 का क्वेश्चन आया था जब मैं पेपर लिख रहा था, जिस पेपर में मैं सीए का ग्रुप 1 क्लियर कर रहा था। मेरे पास आया था क्लॉज नंबर 2 इन्वेंट्री का और वो भी वर्किंग कैपिटल लिमिट के बारे में पूछा था उसमें। ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद आता है हमारे पास क्लॉज नंबर 4। क्लॉज नंबर 4 बहुत छोटा सा एलजीएसआई के बारे में ही कैरी फॉरवर्ड करके एक और क्लॉज बनाया है। देखो एलजीएसआई के बारे में ना कंपनीज एक्ट 2013 अब तो नए सिलेबस में नहीं है लेकिन पुराने सिलेबस में ना हमें पढ़ना पड़ता था। तो उसके बारे में होते थे सेक्शन नंबर 185 एंड 186। तो यहाँ कंपनीज एक्ट 2013 का कारों का क्लॉज नंबर 4 हमें बताता है कि भाई आप इस पे रिपोर्टिंग करो, ऑडिटर साहब आप इस चीज पे रिपोर्टिंग करो। क्या कंपनी ने सेक्शन नंबर 185 एंड 186 का कंप्लाई कर रखा है या नहीं कर रखा? आपको इस चीज पे क्या करनी है? रिपोर्टिंग करनी है। या इस चीज का क्या हो रखा है? कंप्लायंस। क्या चीज? कंप्लायंस हो रखा है, नहीं हो रखा है? फिफ्थ क्लॉज किस चीज में बात करता है? फिफ्थ क्लॉज बात करता है डिपॉजिट्स के बारे में। अब डिपॉजिट्स के बारे में आपको पता है डिपॉजिट्स क्या होता है? डिपॉजिट्स के लिए एक सेक्शन होते हैं 73 एंड 74। ये पर्टिकुलर सेक्शन का कंप्लायंस कर रखा है या नहीं कर रखा है कंपनी ने डिपॉजिट्स के बारे में, हमें ये बताना है, रिपोर्टिंग करनी है बेसिकली। साथ ही साथ हमें क्या करना है? साथ ही साथ हमें और करना है कि आरबीआई ने जो डायरेक्शंस दे रखी है ना, आरबीआई की जो गाइडलाइंस है कि आप इतना लिमिट में डिपॉजिट रख सकते हो, आपको डिपॉजिट की रीपेमेंट ऐसे करनी है। ये सारी गाइडलाइंस किसने दे रखी है? सारी गाइडलाइंस दे रखी है आरबीआई ने। क्या आप इन गाइडलाइंस का कंप्लाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? और 73, 74 का कंप्लायंस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ये बताना है हमें एक पार्ट में, क्लॉज नंबर 5 के। और दूसरे पार्ट में क्या बताना है?
दूसरे पार्ट में हमें ये चीज बतानी है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर आरबीआई या एनसीएलटी या रजिस्ट्रार और ऑफ आरओसी आरओसी ने कोई ऑर्डर पास कर रखा हो नॉन कंप्लायंस का। ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर कोई ऑर्डर पास कर रखा हो नॉन कंप्लायंस का। किसने? आरबीआई ने, एनसीएलटी ने, किसी कोर्ट ने, आरओसी ने करा। ठीक है। क्लॉज नंबर 6 इज टॉकिंग अबाउट कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ये बहुत सिंपल सा है। क्लॉज रिकॉर्ड्स के लिए आप एक बात याद रखना है ना कि कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आपने कर रखा है नहीं कर रखा, बस इनफ है आपके लिए, इसमें और कुछ याद नहीं करना आपको। फिर आता है क्लॉज नंबर 7। क्लॉज नंबर 7 क्या बात करते हैं सर? आप ये बता दो फटाफट से हमें। क्लॉज नंबर 7 बात करते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूज की। स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या होता है सर? अरे स्टैट्यूटरी ड्यूज सिंपल है ना। स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या होता है आपके? जैसे ईएसआईसी की पेमेंट आपने एम्प्लॉय से डिडक्ट कर लिया एम्प्लॉय की सैलरी में से, नाउ यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। जैसे टीडीएस की पेमेंट आपने डिडक्ट डिडक्ट तो कर लिया, जिसका आपने पेमेंट करनी थी उसका टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया, लेकिन वो आपको अपने पास थोड़ी रखना है। आपके लिए तो वो लायबिलिटी आपको गवर्नमेंट को पे करना है। टीडीएस हो गया, ऐसे इनकम टैक्स की लायबिलिटी, जीएसटी की लायबिलिटी, पीएफ की लायबिलिटी, ये सारी आपको गवर्नमेंट ड्यूज आपने अपने पास डिडक्ट कर करके रखे हुए, इनकम टैक्स आपको पे करना है अपना। तो आपने वो पे करा है ना करा है, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूज। अब इसको भी ना, इस क्लॉज को, क्लॉज नंबर 7 को बांटा हुआ है दो पार्ट में। क्लॉज नंबर 7 को दो पार्ट में कैसे बांटा हुआ है? एक पार्ट तो ये है कि भाई जितना बनता था बस हमने रीपेमेंट नहीं करा। मतलब हमारा बंदा, हमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, हम रीपेमेंट कर रहे हैं। एक डिस्प्यूटेड अमाउंट है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स की असेसमेंट हो गई, और इनकम टैक्स की असेसमेंट में इनकम टैक्स की लायबिलिटी जो डिपार्टमेंट ने निकाल के दिया, असेस इनकम जो निकाल के दिया, असेस टैक्स निकाल के दिया, वो था 1 करोड़ रुपीज, और मुझे लगता है केवल अभी 50 लाख रुपीज होगा। कितना? 1 करोड़ रुपीज डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई जी आपका तो भाई 1 करोड़ रुपीज टैक्स पेबल है, और मुझे लगता है नहीं, मेरा तो केवल 50 लाख है। मेरा कितना है? 50 लाख है। ये मुझे लगता है सेल्फ को। तो यहाँ पे अभी डिस्प्यूट चल रहा है, अभी हम अपील्स में गए हुए हैं, हम अभी सीआईटी अपील्स के पास गए हैं, अरे एओ साहब ने ये हमारी असेसमेंट का ये डिमांड निकाल दी, और हमें लगता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हम कहाँ चले गए? हम चले गए असेसमेंट में। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर एक होता है नॉन डिस्प्यूट, कभी अभी डिस्प्यूट नहीं होगा। क्लॉज नंबर 7 तक बात हो गई। अब देखो, उसके बाद हमारे पास क्लॉज नंबर 8। क्लॉज नंबर 8 क्या बात करता है? क्लॉज नंबर 8 बहुत सिंपल सा न्यूली एडेड क्लॉज है। क्या कहता है क्लॉज नंबर 8? क्लॉज नंबर 8 इज टॉकिंग अबाउट अनडिस्क्लोज इनकम। ऐसी कोई इनकम तो नहीं है जो आपकी अनडिस्क्लोज, आपने कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करी, उस पर टैक्स पे नहीं करा, लेकिन अब आपको लगता है कि भाई मुझे डिस्क्लोज कर देनी चाहिए एज पर द इनकम टैक्स, या कोई सर्वे हुआ तो कोई असेसमेंट हुई थी जिसमें आपने अनरिकॉर्डेड इनकम को आप क्या कर दिया? डिस्क्लोज कर दिया। तो आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे डिस्क्लोज करा, ये भी हम जानना चाहते हैं। क्लॉज नंबर, अब बात करते हैं 9 की। क्लॉज नंबर 9 बात करते हैं रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। देखो, क्लॉज नंबर 3 इज टॉकिंग अबाउट हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब क्लॉज नंबर 9 देखो, 3 अगर आप इसको जोड़ दो क्लॉज नंबर 9 बन जाता है। तो क्लॉज नंबर 9 इज टॉकिंग अबाउट हमने कोई लोन ले रखा है, तो उसकी रीपेमेंट हम कैसे कर रहे हैं? तो क्या हमने कोई डिफॉल्ट तो नहीं कर रखा? डिफॉल्ट कर रहे हैं तो उसको रिपोर्टिंग करनी है। क्या किसी बैंक ने, एनबीएफसी ने, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, या गवर्नमेंट कंपनी ने हमें क्या कर रखा हो? हमें विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दियो। ऐसा तो नहीं है। अच्छा, हमें ये बताना, ऐसा तो नहीं कि हम लॉन्ग शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं लेकिन हम उसे लॉन्ग टर्म के पर्पस में लगा देते हैं। ये चीजें। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास क्लॉज नंबर 10। क्लॉज नंबर 10 इज टॉकिंग अबाउट आईपीओ। क्लॉज नंबर 10 इज टॉकिंग अबाउट आईपीओ। अगर हम आईपीओ के थ्रू कोई पैसा लेते हैं, पब्लिक कंपनी अगर आईपीओ के थ्रू कोई पैसा लाती है ना, फॉर एग्जांपल लिस्टेड कंपनी, अगर वो आईपीओ के थ्रू कोई पैसा लाती है, तो उसको जिस पर्पस के लिए आईपीओ लॉन्च करा है ना, उसी पर्पस में क्या कंपनी ने उस पैसे को लगाया है, और अगर नहीं लगाया तो उस पर रिपोर्टिंग करनी है। और पहले कोई गलती थी उसको रेक्टिफिकेशन कर दिया, तो उसमें भी हमें क्या करनी है? रिपोर्टिंग करनी है। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट, देखो ये बात हो गई पब्लिक कंपनी के बारे में, और हम दूसरी बात किसकी करेंगे? प्राइवेट कंपनी के बारे में। कि प्राइवेट कंपनी अगर कोई प्राइवेट प्लेसमेंट करके पैसा ऑब्टेन करती है, क्या करके? प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करके अगर कोई पैसा ऑब्टेन करती है ना, तो सेम चीज है, उसने कैसे पर्पस पे लगाया, कंपनीज एक्ट 2013 की जो गाइडलाइंस थी, जो सेक्शन थे, उसको कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिटेल्ड में। ठीक है, हमने जो जो पढ़ लिया, अभी मैंने आपको समरी फॉर्म में पढ़ा दिया, अब हम डिटेल्ड वर्जन में, देखो कहीं ना कहीं वही बात है, मैंने पूरा कहीं ना कहीं कवर करा दिया। अब उसको ढंग से लीगल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो पहला क्या था? देखो पार्ट बी बैठा हुआ, पार्ट बी इज टॉकिंग अबाउट
ऑडिटर्स रिपोर्ट टू कंटेन मैटर्स स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ 3 एंड 4। देखो 3 में सारे पैराग्राफ्स आते हैं। अच्छा 4 पैरा नंबर 4 किस चीज के लिए? पैरा नंबर 4 बताता है कि अगर ये पर्टिकुलर क्लॉज के इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको कोई डेफिशिएंसी मिलती है, आपको कोई रिमार्क डालना है, तो आप पैरा 4 बोलता है आपको रिमार्क डालने। पैरा 3 तो बोलते हैं कि सारे क्लॉजेस को कवर करना है, भले ही कोई डेफिशिएंसी है या नहीं है। सब काम जैसे हमारे पास अगर हम पढ़ेंगे क्लॉज नंबर 1 इन्वेंट पीपी में कि एडुकेसी ऑफ रिकॉर्ड जैसे मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड, तो कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर भी रखे हैं या नहीं कर रखे, तो हमें पैरा नंबर 3 में कवर तो करना ही करना पड़ेगा उस क्लॉज के उस पार्ट को। हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, रिमार्क डालना पड़ेगा एज पर पैरा 4 अगर मुझे पता चलता है कि इस कंपनी में ना प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है जी। देखो एवरी रिपोर्ट मेड बाय द ऑडिटर, एक सेकेंड, हाँ, so every report made by the auditor under section 143 of the Companies Act 2013 on the accounts of every company audited by him, जो भी उसने कंपनी अकाउंट्स को ऑडिट करा है ना और जब अपनी रिपोर्ट दे रहा है, कल मैंने आपको बताया भी था ना कि कारो 2020 इज अनेक्शर टू द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर। ऑडिट रिपोर्ट जब देते हैं ना उसका एज एनेक्शर कारो 2020 की रिपोर्टिंग करते हैं। सो टू विच द ऑडिटर्स ऑर्डर अप्लाई, जिन जिन कंपनीज पे कारो 2020 का ऑर्डर अप्लाई होगा for the financial year commencing as on 1st April 2015, 2015 में आया था, याद नहीं करना आपको, ठीक है। Shall in addition contain the matter specified in para 3 and 4 as may be applicable। अगर कारो 2020 एप्लीकेबल होगा ना तब आपको इन पैरास पे आपको रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। चलो क्लॉज नंबर 1 हमने बता दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें 5 चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी। देखो ये ना शॉर्टकट्स में मैंने आपको बता रखा, आपको याद रखने के लिए। देखो 5 चीजें क्या क्या, फटाफट से मेरे साथ बोलो, फटाफट से मेरे साथ बोलो, ठीक है। पीपीटी, पी फॉर प्रॉपर रिकॉर्ड्स, मेंटेन कर रखे हैं प्रॉपर रिकॉर्ड्स। पी फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, कर रखा है नहीं कर रखा है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिली तो वेदर दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट पर्टिकुलर डिस्क्रिपेंसी डेल्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको ये भी पता करना है। टी फॉर टाइटल डीड्स, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन डन बाय द रिवैल्यूएशन किससे होना है बताओ फटाफट से, मैंने अभी आपको बताया था। रिवैल्यूएशन मस्ट बी डन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ठीक है। और फिर क्या रिवैल्यूएशन, आपका कोई चेंज ऐसा तो नहीं आया कि रिवैल्यू करने से पहले वाली वैल्यू कैरिंग वैल्यू और रिवैल्यू करने के बाद वाली वैल्यू के अंदर जो चेंज है ना वो 10% से ज्यादा है, परसेंट और मोर है, तो आपको उस पर रिपोर्टिंग करनी है। फिर आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेनामी एक्ट में तो नहीं फंसी हुई है, आपको ये बातें करनी है, ठीक है। तो वेदर द कंपनी मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग सारे पर्टिकुलर्स कितने पीपी हैं उनकी क्वांटिटी वाइज भी बताना है और सिचुएशन वाइज भी बताना है कि कौन कौन सा पीपी कहाँ कहाँ पे, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन सी लोकेशन में, आपको ये सब बताना है। वेदर द कंपनी मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, अब इंटेंजिबल एसेट्स के लिए भी, एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के भी लिए और इंटेंजिबल एसेट्स के लिए भी मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स। चल देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए तो हम ये बता सकते हैं कि क्या बोलते हैं कौन सी लोकेशन पे सिचुएशन कहाँ है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स के लिए थोड़ी बता देंगे। चलो ठीक है। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या कहता है, वेदर द दीज पीपी, जो पीपी के ऊपर हमने बात करी थी ना, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट रीजनेबल इंटरवल्स में कर रहा है नहीं कर रहा है। वैसे तो वंस इन अ ईयर होना चाहिए, ठीक है, वो रीजनेबल इंटरवल मान लेते, क्वेश्चन में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि ये मैनेजमेंट वंस इन अ ईयर अपना पीपी को रिवैल्यू फिजिकल वेरिफिकेशन करती है। तो क्या कारो 2020 में हम इसमें रिमार्क देंगे, एडवर्स रिमार्क, तो हम नहीं देंगे, ठीक है, वो वंस इन अ ईयर। वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन की ड्यूरिंग कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिलती है ना, तो हाउ वर नोटिस और सच वेरिफिकेशन एंड इफ सो अगर मिलती है तो वेदर द सेम हैव बीन प्रॉपर्ली डेल्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको प्रॉपर्ली डेल्ट करा है या नहीं करा है। टाइटल डीड्स ये मैंने आपको बता दिया था। वेदर द टाइटल डीड्स ऑफ ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टीज डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी इफ नॉट प्रोवाइड द डिटेल्स देयरऑन, जो टाइटल डीड्स है ना सारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की टाइटल डीड्स किसके नाम पे होनी चाहिए, कंपनी के नाम पे होनी चाहिए। अगर नहीं है ना तो नहीं है, तो आप एक फॉर्मेट में डिस्क्लोज करोगे चीजों को। अब देखो ये पैरा 4 की बात आ जाती है, उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डिस्क्रिप्शन क्या था, डिस्क्रिप्शन दे दोगे, साथ ही साथ आप क्या दे दोगे, एक मिनट, उस प्रॉपर्टी प्लांट का क्या दे दोगे, आप डिस्क्रिप्शन दे दोगे। आप उसकी ग्रॉस कैरिंग वैल्यू बताओगे, आप क्या बताओगे कि हेल्ड इन द नेम ऑफ वेदर प्रमोटर, किसके नाम पे, प्रमोटर के नाम पे, डायरेक्टर के नाम पे या किसी एम्प्लॉय के नाम पे है। पीरियड हेल्ड इंडिकेटिंग रेंज वेयर अप्रोप्रिएट, कितने टाइम से है। फिर रीजंस नॉट बीइंग
हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी के नाम पे क्यों नहीं, इसका रीजन। और अगर कोई डिस्प्यूट है ना तो उसको भी आप अलग से क्या करोगे, इंडिकेट करोगे। फिर आपको क्या बताना है, रिवैल्यूएशन वाली बात, ये मैंने आपको ऑलमोस्ट पढ़ा दी कि क्या कंपनी की कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वेदर कंपनी रिवैल्यू इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग आरओवी एसेट, जो लीज के अकॉर्डिंग आता है एज पर इंड एस 116, इंक्लूडिंग आरओयू एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स और बोथ। क्या कंपनी ने अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आरओयू एसेट या इंटेंजिबल एसेट्स को रिवैल्यू करा है? अगर करा है, इफ सो वेदर रिवैल्यूएशन इज डन ऑन द वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। मैंने आपको बताया था रजिस्टर्ड वैल्यूअर पे आपको खास ध्यान देना कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही होनी चाहिए रिवैल्यूएशन। और अगर अमाउंट ऑफ चेंज इन द 10% और मोर है, अगर एग्रीगेट नेट कैरिंग एसेट, नेट कैरिंग वैल्यू, देखो कैरिंग वैल्यू कौन सी लेंगे, नेट, मतलब आपकी ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन के बाद वाली जो वैल्यू होगी ना, हम उस वैल्यू को कंपेयर करेंगे अब। तो आपकी अगर चेंज 10% और मोर से आ रखा है ना, तो आपको ईच क्लास ऑफ एसेट और इंटेंजिबल एसेट आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट या फिफ्थ पॉइंट, या सिंपल सा बेनामी, बेनामी क्या बोलता है, वेदर एनी प्रॉपर्टी इनिशिएटिंग और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी, अगर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है, पेंडिंग हुई है अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 और उसके रूल्स मेरे अंडर, इफ सो आपको बताना पड़ेगा कि वेदर कंपनी एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज डिटेल्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या कंपनी ने अपने नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पार्ट होता है ना, नोट्स टू अकाउंट्स, उसके अंदर उस चीज को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करा है नहीं करा है। तो बता दो शेड्यूल 3 के अंदर भी ना कुछ चेंजेस आए थे। जैसे ये जो रिवैल्यूएशन वाली बात है ना, हमारी रजिस्टर्ड वैल्यू से रिवैल्यूएशन करानी है, ये भी शेड्यूल 3 में एज अ डिस्क्लोजर आपको नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करने पड़ता है। साथ ही साथ अगर बेनामी वाली बात भी है ना, तो ये भी नोट्स टू अकाउंट्स में आपको ऐसा नोट्स टू अकाउंट्स का डिस्क्लोजर पार्ट में आपको शेड्यूल 3 कहता है कि भाई नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर पार्ट में डाल इस चीज को। ठीक है जी। तो आपका कारो 2020 के 21 क्लॉजेस में एक बहुत बड़ा क्लॉज मैंने आपका निपटा दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्लॉज के बारे में। नेक्स्ट क्लॉज इज इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्लॉज क्या बात करता है, नेक्स्ट क्लॉज बात करता है आपका इन्वेंट्री के बारे में। तो फिर इसमें वही दो बातें, इसमें दो सिंपल सी बातें, और आप ये मानो कि एक तो आपने पढ़ ही लिया। देखो सेम एज इट इज जो फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में बातें आपकी किसमें, सेम एज ए फिजिकल वेरिफिकेशन में जो बातें आपकी पीपीई के लिए है ना, वही आपकी इन्वेंट्री के लिए, जस्ट एक और ऐड पॉइंट है। देखो क्या कहता है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल, हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहली चीज मैनेजमेंट के ड्यूरिंग, वेदर इन ओपिनियन ऑफ ऑडिटर द कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट इज एप्रोप्रिएट। देखो याद करो, मैंने आपको एसए 501 पढ़ाया हुआ है। एसए 501 भी ये बात बोलता था कि आपको मैनेजमेंट के क्या प्रोसीजर्स को इंस्पेक्ट करना है, कि मैनेजमेंट के प्रोसीजर के उसके अंडरस्टैंडिंग लेनी, कैसे वो परफॉर्म कर रहा है, आपको इंस्पेक्ट करना है उन सारी चीजों को। अच्छा, अगर आपने नहीं पढ़ाया ना एसए 501, तो अभी तो नहीं, बीच में नहीं मत जाओ, पहले इस क्लास को कंप्लीट करो, फिर जाके एसए 501 की क्लास मैंने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं 501 की क्लास दोबारा डाल दूंगा, लिंक भी उसका, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हो और पढ़ सकते हो उसको। बहुत फटाफट से हैंड रिटन नोट्स हमेशा की तरह टेलीग्राम चैनल से आप प्लीज डाउनलोड कर लो, और हैंड रिटन नोट से ही मैंने उसको पढ़ा रखा है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, आपको ये बताना है कि मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन रेगुलर इंटरवल्स में करती है या नहीं करती है, और अगर कर रही है तो क्या मैनेजमेंट की जो प्रोसीजर है ना फिजिकल वेरिफिकेशन करने का, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। साथ साथ एक और बात बतानी है, क्या बतानी है, आपको ये बताना है वो डिस्क्रिपेंसी अगर मिली है तो डेट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी एग्रीगेटली 10% और मोर मिलती है तो उसको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, सॉरी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी डिस्क्रिपेंसी 10% और मोर होती है ना एग्रीगेटली, तो आपको उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा हर क्लास वाइज। चलो, एक अब क्या है, अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल लिमिट। मैंने आपको बताया था ना वर्किंग कैपिटल लिमिट, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी एंड इन्वेंटरी इज अ पार्ट ऑफ अ वर्किंग कैपिटल बिकॉज इन्वेंटरी इज अ पार्ट ऑफ अ करंट एसेट्स। आपने अगर वर्किंग कैपिटल ले रखी है और एक्सीडिंग 5 करोड़ से ले रखी है, सो whether during the any point of time the year the company has been sanctioned working capital limit in excess of 5 crore rupees, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ड्यूरिंग द ईयर से पहले ऑन 1 अप्रैल 2000 XYZ ईयर आपकी वर्किंग कैपिटल की लिमिट थी 2 करोड़ रुपए, साल के एंड में भी 2 करोड़ रुपए, लेकिन बीच में आपने बढ़ाई थी फिर पे कर दी, फिर लिमिट डिक्रीज कर दी, रिड्यूस कर दी। तो अगर आपकी ड्यूरिंग द ईयर कभी भी 5 करोड़ की लिमिट हुई ना, तो आपको कारो 2020 के क्लॉज नंबर 2 का
पार्ट नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। फिर इन एग्रीगेट फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट। जब करंट एसेट्स के बदले में आपने करंट एसेट्स को मॉर्गेज करा था, देखो वर्किंग कैपिटल लिमिट में ना करंट एसेट्स की क्या देनी पड़ती है, हमें स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि कल के दिन अगर हमने डिफॉल्ट करा तो आप हमारे करंट एसेट ले जाओ, एक्चुअल में हमारे पास ही रहते हैं। फिर तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमें क्या दो, क्वार्टरली रिटर्न्स प्रेजेंट करो, हमें क्वार्टरली रिटर्न्स देनी पड़ेंगी भाई आपको। तो जो क्वार्टरली रिटर्न्स के अंदर हम उन्हें डेटा दे रहे हैं ना, ताकि वो इंश्योर है कि भाई उनका लोन सही है, रिस्क नहीं है इतना। तो जो क्वार्टरली रिटर्न्स हम उनको दे रहे हैं, जो बता रहे हैं कि हमारे पास इतनी इतनी इन्वेंट्री है, क्या एक्चुअल में वो इन्वेंट्री हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मीट कर रही है नहीं कर रही है, हमें ये डिस्क्लोज करना, हमें ये रिपोर्टिंग करनी है। So whether the quarterly returns or statements filed by the company with such bank, financial institution are in agreement with the books of accounts of the company। अगर नहीं है, अगर क्या नहीं है तो भाई डिटेल्स दो। इन्वेंटरी में क्या आता है, देखो सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही है नहीं कर रही रेगुलर इंटरवल्स में। अगर कर रही है तो वो जो फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ना, वो इन एप्रोप्रिएट तो नहीं है, एप्रोप्रिएट है नहीं है। दूसरी चीज, फिजिकल वेरिफिकेशन करते टाइम जो डिस्क्रिपेंसीज मिली वो प्रॉपर्ली डेल्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या नहीं है, और क्या वो डिस्क्रिपेंसी ईच क्लास की एग्रीगेट वैल्यू मोर देन 10% और 10% और मोर तो नहीं है। अगर है तो रिपोर्ट करो, पैरा 4 वाली बात आ गई यहाँ पे। फिर और क्या चीज है, और ये चीज है कि हमने अपने करंट एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी बना के वर्किंग कैपिटल लिमिट तो नहीं कर ली ड्यूरिंग द ईयर 5 करोड़ से ऊपर, मिला के बैंक फाइनेंस और एनबीएफसी से। अगर कर लिए तो भाई उस पे भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और साथ साथ हमें ये भी बताना पड़ेगा कि जो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स हम बैंक को भेज रहे हैं ना, ताकि वो इंश्योर रहे कि उनका रिस्क नहीं है, वो जो अमाउंट हम उसके अंदर बता रहे हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या होनी चाहिए, मैप होनी चाहिए। चलो जी, तो अब पढ़ते हैं हम तीसरा क्लॉज। तीसरा क्लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी सा है। इस क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, इस क्लॉज को बोलते हैं LGSI+A, लोन गारंटी। देखो, लोन गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट और एडवांसेस जो हमने दे रखे एज गिवन है। हमारे क्या एसेट है, तीन एसेट पढ़ लिए हमने। पहला एसेट क्या था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूड्स आरओयू एसेट एंड आल्सो इंक्लूड्स, कौन से बताओ फटाफट से, एंड आल्सो इंक्लूड इंटेंजिबल एसेट्स। दूसरा हमने पढ़ लिया इन्वेंट्री। अब हम पढ़ रहे हैं LGSI, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स एंड एडवांसेस। पहला क्या कहता है, पहला ये कहता है वेदर द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर कंपनी मेड एनी इन्वेस्टमेंट्स, provided any guarantee, security, guaranteed any loans or advances in nature of loan, security, unsecured to company, firm, LLP और any other party। पहले हमें ये बताना पड़ेगा, एक बेस पैरा है इस क्लॉज का, क्या कहता है, क्या ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कोई करा है LGSI, किसी कंपनी को, किसी फर्म को, किसी LLP को, किसी भी पार्टी को। अगर करा है तो क्लॉज नंबर ए के अंदर आप क्या करो, आप करो बाइफरकेशन अपने लोन, टोटल लोन्स का, किस पार्ट में, कि उसमें टोटल लोन्स में से हमने कितना एडवांसेस में से कितना सब्सिडरी एसोसिएट जेवी को दे रखा है, और कितना हमने अदर देन सब्सिडरी एसोसिएट और जेवी को दे रखा है। तो वेदर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी प्रोवाइडेड लोन, प्रोवाइड एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन और स्टूड गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी टू एनी अदर एंटिटी नॉट एप्ली, ये अभी बताता हूँ। इस वाले पार्ट को ना अभी कर देते हैं हम हाईलाइट, ताकि हम भूले ना। अभी जब ये पूरा क्लॉज हो जाएगा ना, तब इस पार्ट को बताऊंगा मैं, ठीक है। अगर कर रखा है तो भाई आपको एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर और बैलेंस आउटस्टैंडिंग, ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया और 31/3 को कितना था, लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट कितना था, आपको बताना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ LGS, लोन गारंटी सिक्योरिटी टू सब्सिडरी को, एसोसिएट को, जेवी को, और अदर देन सब्सिडरी एसोसिएट है जेवी को। फिर देखो सिंपल सी बात है, बी बी पार्ट में क्या कहता है, बी पार्ट में कहता है प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। ये लाइन याद कर लो, क्या प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी क्या नहीं होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सच लोन गारंटी सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट्स, लोन गारंटी एंड सिक्योरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन वेदर शेड्यूल, सॉरी ये वाला पढ़ रहे थे ना, क्या कहते हैं यहाँ पे, वेदर इन्वेस्टमेंट मेड, गारंटी प्रोवाइडेड एंड सिक्योरिटी गिवन, LGS, टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस ग्रांटेड ऑफ सच लोन्स एंड एडवांसेस, नेचर ऑफ लोन एंड गारंटी। ये देखो बेसिक चीज ना, ये आपको क्लिक क्या करना है, यहाँ पे क्लिक आपको यहाँ पे करना है, मैंने हाईलाइट कर रखा है। मैंने रेड बोल्ड में ऑलरेडी मैंने आपको दे रखा है कीवर्ड्स क्या क्या है, वो बस आप मेन मेन आपको वो याद करना है कि आपकी जो लोन गारंटी सिक्योरिटी है ना, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। फिर लोन शेड्यूल, कि भाई प्रॉपर लोन शेड्यूल दे रखा है, रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, रीपेमेंट शेड्यूल आपने पूरा दे रखा है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का,
और क्या रीपेमेंट रिसिप्ट आपको रेगुलर इंटरवल्स में हो रही है, रेगुलर टाइम पीरियड पे हो रही है या नहीं हो रही है। तीसरा 90 दिन से ओवरड्यू। अगर अमाउंट इज ओवरड्यू, आपको बताना पड़ेगा कि टोटल अमाउंट में से ना कितना मोर देन 90 डेज से है। टोटल अमाउंट ओवरड्यू 90 दिन से कितना है, ज्यादा है। और रीजनेबल स्टेप्स क्या ले रही है मैनेजमेंट की उसको रिकवर कर सके, उस अमाउंट को क्या कर सके, रिकवर कर सके। फिर न्यू अमाउंट, न्यू लोन्स टू रीपे द ओल्ड लोन्स। Whether company loans and advances nature of loan guaranteed which has fallen due during the year, जो रीपेमेंट होनी थी, जिनका जिनकी ड्यू डेट आ गई थी ड्यूरिंग द ईयर, उसको रीपे करने के लिए या तो कंपनी ने उसको रिन्यू कर दिया हो कि ठीक है अभी आप दे देना इसे बाद में, उसका टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दिया हो, या सबसे गुना, गुना क्या है यहाँ पे, गुना ये है कि उसको रीपे करने के लिए ना कंपनी ने एक और लोन दे दी। फ्रेश लोन ग्रांटेड टू सेटल द ओवरड्यूज ऑफ एग्जिस्टिंग लोन। अगर ऐसा कर रखा है तो आपको क्या रिपोर्ट करना है, आपको रिपोर्ट करनी है दो बातें। क्या करनी है, आपको रिपोर्ट करनी एक बात ये और एक बात ये, एक दो। क्या करना है, आपको रिपोर्ट करना है कि स्पेसिफाई करना पड़ेगा एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ड्यूज जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। टोटल लोन्स का ना कितना अमाउंट, टोटल लोन्स ड्यूरिंग द ईयर जो आपने लोन दिया है ना उसमें से कितना अमाउंट ऐसा वाला है जिसमें आपने रिन्यू करा, एक्सटेंशन करा है या सेटल करा है बाय फ्रेश लोन से। और इसी का परसेंटेज कितना, टोटल लोन का परसेंटेज कितना है ये वाला, आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर इसका एफ पॉइंट क्या है, इसमें 6 पॉइंट्स हैं, देखो 6 पॉइंट ये कहता है, 6 पॉइंट क्या कहता है, लोन रिपेबल ऑन डिमांड। यहाँ पे क्या कहता है, वेदर द कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन्स एंड एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन्स ईदर रिपेबल ऑन डिमांड और विदाउट स्पेसिफाई एनी टर्म्स एंड कंडीशंस। ड्यूरिंग द ईयर ना टोटल लोन्स में से ऐसा कितना लोन है जो कंपनी ने रिपेबल ऑन डिमांड पे दिया हुआ, मतलब जब मांगे तब दे दो, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। अरे भाई ये तो बहुत गलत है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, अरे भाई आपकी मर्जी है जब दे दो। तो ऐसे अमाउंट में से ना ये बताना पड़ेगा कि कितना अमाउंट है। अच्छा हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि टोटल अमाउंट में से ये वाला लोन कितना है, टोटल लोन में से कितना ये वाला लोन ऐसा दिया है, और इस लोन में से कितना परसेंटेज हमने किसको दे रखा है, प्रमोटर्स को, रिलेटेड पार्टीज को। इन टोटल लोन्स में से कितना परसेंटेज ऑफ लोन इज गिवन टू द प्रमोटर्स एंड रिलेटेड पार्टीज। क्लॉज नंबर 4 इजी, मैं नहीं पढ़ा रहा। सिंपल सी बात है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एलजीएसआई वेदर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैव बीन कंप्लाइड विद। हमारे चार क्लॉज हो गए, पीपी कवर हो गया, पीपी इंक्लूड्स आरओयू एंड इंटेंजिबल एसेट्स। सेकंड इन्वेंटरी कवर हो गया, इन्वेंटरी में क्या था, वर्किंग कैपिटल की लिमिट थी और फिजिकल वेरिफिकेशन था। फिर एलजीएसआई कवर, एलजीएसआई है लोन गारंटी सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट्स एंड एडवांसेस। और फोर्थ क्लॉज भी कवर हो गया 185 एंड 186 का कंप्लायंस। अब क्लॉज नंबर हमारा क्या आएगा, क्लॉज नंबर इज 5। क्लॉज नंबर 5 टॉकिंग अबाउट डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स में दो सेक्शन याद कर लो भाई, डिपॉजिट में सिंपल सिंपल से दो सेक्शन याद कर लो, 73 एंड 74, सॉरी 73 टू 76। 73 टू 76 दो सेक्शन याद कर लो कि क्या कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है ना, द कंपनी हु इज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, अमाउंट व्हिच आर डीम्ड टू बी डिपॉजिट या डीम्ड टू बी डिपॉजिट अगर कोई अमाउंट है, तो वेदर द डायरेक्शन इशूड बाय द आरबीआई और प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 एंड 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2016 और रिलेवेंट प्रोविजंस जो अलग अलग लगते हैं कंपनीज एक्ट के, वो कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, पहला पॉइंट में ये बताना है। दूसरा पॉइंट में बताना है कि क्या किसी कोर्ट ने, एनबीए, आरबीआई ने या किसी एनसीएलटी ने, आरओसी ने कोई ऑर्डर तो नहीं पास कर दिया और नॉन कंप्लायंस, और अगर ऑर्डर पास करे तो क्या उस ऑर्डर को हम कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बता। So, if an order have been passed by the NCLT, RBI, or any other court or any other tribunal, whether the same have been complied by the, तो आरबीआई ने फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर पास करा कि भाई अब ड्यूरिंग द आप 30 दिन के अंदर अंदर ना अपने अपने डिपॉजिट्स को रीपे करना पड़ेगा। क्या कंपनी एक्चुअल में रीपे कर रही है या नहीं कर रही है, हमें इस पर रिपोर्टिंग करना है। तो क्या कंपनी कंप्लाई कर रही है उस ऑर्डर पे या नहीं कर रही है, हमें इस पर रिपोर्टिंग करनी है। क्लॉज नंबर 6 फिर से कॉस्ट रिकॉर्ड। कॉस्ट रिकॉर्ड में एक सेक्शन याद कर लो 148 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वेदर सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैव बीन सो मेड एंड मेंटेन्ड, कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कॉस्ट रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस हो रही है या नहीं हो रही है। फिर आता है स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी ड्यूज में बहुत सिंपल है, क्या सिंपल है, स्टैट्यूटरी ड्यूज में आपको एक दो बातें याद रखनी है, दो बातें याद रखनी है। एक पॉइंट आएगा, एक तरीका आएगा हमारा डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड, और एक पॉइंट आएगा हमारा डिस्प्यूटेड। एक बार जब हमें पता है कि हमें इतनी लायबिलिटी देनी है और हम मान भी रहे हैं कि हमारी इतनी लायबिलिटी है, एक केस होता है कि भाई हमारी इतनी लायबिलिटी है हम नहीं मान रहे,
डिपार्टमेंट ने बोला हुआ है कि तुम्हें इतना पे करना है, लेकिन हम अभी तक नहीं मान रहे कि इतना पे हमें करना है, और इसके लिए हमने क्या कर रखा, अपील फाइल कर रखी, या किसी ट्रिब्यूनल के पास गए हुए हैं उस ऑर्डर के खिलाफ, जिसमें हमें बताया कि हमारे पास इतनी लायबिलिटी है स्टैट्यूटरी ड्यूज की। ठीक है जी। तो अनडिस्प्यूटेड केस के अंदर क्या करना है, अनडिस्प्यूटेड केस में हमें करना है सिंपल सी चीज है। अरे भाई देखो, डिकोड कॉमर्स चैनल का नाम है, याद रखना, और आप सब्सक्राइब करो फटाफट से, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करो लाइक भी करो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है ना ऑडिट के किसी भी चैप्टर में, वेदर हमने उसको क्लास में अभी तक डिस्कस करा है या नहीं करा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर जरूर दूंगी। और आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेशल चैप्टर कवर करूं जो आपको लगता है पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या बोलते हैं अभी तक कवर नहीं हुआ और आपकी वीक है वो चैप्टर आपके लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर भी एज सुन एज पॉसिबल वीडियो लाऊंगा। तो अनडिस्प्यूटेड अमाउंट, तो वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, ये फिर कुछ एग्जांपल बता रखे हैं, और अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज टू एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। क्या कंपनी रेगुलर इन डिपॉजिटिंग? अगर नहीं है, अगर नहीं है, तो बैलेंस शीट डेट से ना लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर कंसर्न फॉर द पीरियड 6 महीने तक कौन सा ड्यूज अनपेबल रहे। द एक्सटेंट ऑफ द एरियर ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो 31/3 को भी थे और 6 महीने हो गए अभी तक भी पे नहीं हुए, तो उन पे क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। और अगर डिस्प्यूट वाले, तो हमें सिंपल सी बात बतानी है, कितना अमाउंट डिस्प्यूट में, कौन सी फॉर्म में। अमाउंट इन्वॉल्व, ये मेन क्या कीवर्ड इसके अंदर, इसके अंदर मेन कीवर्ड क्या है, मेन कीवर्ड इज अमाउंट इन्वॉल्व एंड फॉरम, कौन से फॉरम में और कितना अमाउंट इन्वॉल्व। आ जाओ भाई, क्लॉज 8, क्लॉज 8 इज टॉकिंग अबाउट अनरिकॉर्डेड इनकम। मैंने आपको बताया था ना, ऐसी कोई इनकम है जो अनरिकॉर्डेड थी, जो अनडिस्क्लोज थी अब तक, लेकिन अब असेसमेंट हुआ, सर्वे हुआ, या आपका खुद से मन करा कि भाई डिस्क्लोज कर देते हैं, उसको आपने कितनी अमाउंट को डिस्क्लोज करो और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे उसको रिकॉर्ड। वेदर एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन सरेंडर, अब सरेंडर कर रहे हो या आप डिस्क्लोज कर रहे हो एज ड्यूरिंग द ईयर इन टैक्स असेसमेंट अंडर सेक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इफ सो, अगर ऐसा कुछ है, तो whether previously unrecorded income have been properly recorded in the books of accounts during the year। अगर कोई अनडिस्क्लोज इनकम है जो आप सरेंडर कर रहे हो या डिस्क्लोज कर रहे हो अंडर सस्पेंड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, अगर है तो उस पर रिपोर्ट करनी है, अगर है तो कितनी है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको कैसे रिकॉर्ड करें, आपको ये बता। चलो जी, क्लॉज 9, पूरे कारों के 1 से लेकर 21 क्लॉजेस में हमारे 4 क्लॉजेस सबसे बड़े हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या थे, पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कवर हो गया, दूसरा इन्वेंट्री कवर हो गया, तीसरा क्या था, LGSIA, उसके अंदर 6 पॉइंट थे, 6 सब क्लॉजेस थे, 6 पार्ट में था। अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट जो फिर से 6 पार्ट के अंदर है, डेट इज, वहां पे क्या था, वहां पे हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, डेट इज अ पार्ट ऑफ अ एसेट, बैलेंस शीट का एसेट आइटम का पार्ट था। यहाँ पे हमने लोन ले रखा है, उसका रीपेमेंट करना है, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट के अंदर हमें क्या बताना है, सबसे पहले पॉइंट के अंदर हमें बताना है डिफॉल्ट। क्या कंपनी ने कोई डिफॉल्ट तो नहीं कर रखा है, क्या बताना है, हमें बताना है डिफॉल्ट। सो वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स और अदर बोरोइंग्स और इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन टू एनी लेंडर, किसी भी लेंडर को कोई कंपनी ने कोई डिफॉल्ट तो नहीं कर रखा रीपेमेंट ऑफ लोन में। इफ यस, तो हमें क्या है, एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में क्या है, बोरोवर कौन है, नेम ऑफ लेंडर कौन है, नेचर ऑफ बोरिंग क्या है, अनसिक्योर्ड है, सिक्योर्ड है, या कोई एसेट के बेसिस में तो हमारे पे लोन नहीं आ गया, वो कितना अमाउंट अभी तक हमने ड्यू डेट तक पे नहीं करा, प्रिंसिपल कितना है, उसमें से इंटरेस्ट कितना है, और नंबर ऑफ डेज डिले और अनपेड, अमाउंट कितनी है, उसमें से एसेट का प्रिंसिपल का कंपोनेंट कितना है, इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है, लेंडर वाइज डिटेल देनी पड़ेगी हमें। ठीक है जी। फिर अगले पॉइंट में क्या बताना है, विलफुल डिफॉल्टर, क्या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, बैंक ने या अदर लेंडर ने हमें विलफुल डिफॉल्टर तो घोषित नहीं कर दिया, क्या कर दिया, विलफुल डिफॉल्टर। फिर फंड डाइवर्सिस, हमने क्या करा, फंड डाइवर्ट करा, हमने जिस पर्पस के लिए लोन लिया था ना, उस पर्पस के लिए हमने उसे अप्लाई नहीं करा। वेदर टर्म्स एंड लोन्स वर अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ विच द लोन्स वर ऑब्टेन्ड, जिस पर्पस के लिए हमने लोन लिया है ना, उसी पर्पस के लिए हम उसको पर्पस को में यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, तो हमने उसको किस पर्पस में लगाया है, किस पर्पस में हमने उसे क्या करा, डाइवर्ट करा है, हमें बताना है।
शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म बहुत ईज़ी है। शॉर्ट टर्म बेसिस का लोन लिया था, हमें उसे लॉन्ग टर्म पर्पस में लगा है। ठीक है? इफ येस तो नेचर और अमाउंट बताओ। फिर फंड्स फॉर सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड जेवी। Whether company taken any funds from any entity, person on account to meet the obligation of subsidiary, associate and JV। क्या कंपनी ने हमने कोई लोन तो नहीं लिया, कंपनी ने कोई लोन तो नहीं लिया किसी और लेंडर से सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड जेवी की कोई ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए। ऑब्लिगेशन किसकी थी? ऑब्लिगेशन थी सब्सिडियरी, एसोसिएट और जेवी की। उसको कंप्लाई करने के लिए हमने क्या करा? हमने लोन लिया अपनी सब्सिडियरी, एसोसिएट और जेवी की ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए। तो वो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जेवी। सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जेवी के शेयर्स को प्लेज करके हमने कोई लोन लिया। वेदर कंपनी रेज एनी लोन ड्यूरिंग द ईयर ऑन प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन इट्स सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जेवी कंपनीज। अगर है तो भाई उसको डिटेल्स दो और रिपोर्ट करो। क्या कंपनी ने डिफॉल्ट तो नहीं करा? इस तरीके का लोन। चलो जी, ये भी हो गया। सो आज का लास्ट क्लॉज फटाफट से कवर करते हैं। आज का लास्ट क्लॉज क्या है हमारा? आज का लास्ट क्लॉज होने वाला है क्लॉज नंबर 10। क्लॉज नंबर 10 इज टॉकिंग अबाउट हमने जो आईपीओ लॉन्च करा, जो हमने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करी, उसमें जो पैसा आया, तो क्या उस पैसे को हमने जिस पर्पस के लिए आईपीओ, देखो जब आईपीओ लिस्टेड कंपनी है ना, आईपीओ लॉन्च करती है ना, तो उसे पर्पस बताना पड़ता है कि हम इस पर्पस के लिए आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं। इससे जो पैसा आएगा ना, हम उसको इस पर्पस में लगाएंगे। So in case of a public issue अगर रहना application of money, so whether the money raised by way of IPO or FPO, further public offer या initial public offer, including debt instrument during the year, were applied for the purpose for which those are raised। जिस पर्पस के लिए अमाउंट रेज हुआ था ना, जिस पर्पस के लिए आईपीओ लॉन्च हुआ था, जिस पर्पस के लिए एफपीओ लॉन्च हुआ था, उस पर्पस में लगाया नहीं लगाया? इफ नॉट, डिटेल्स टुगेदर विद द डिले ऑफ डिफॉल्ट, डिले, default or subsequent rectification if any may be reported, may be applicable, may be properly reported। अगर पर्पस में नहीं लगाया तो किस पर्पस में लगाया, कितने दिन तक वो डिले रहा एक्चुअल पर्पस में लगाना, और ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द टाइम पीरियड उसने जिस पर्पस में, गलत पर्पस में लगाया था ना, उससे दोबारा से रेक्टिफाई कर दिया, जिस पर्पस में लगाना था उसी पर्पस में लगा दिया। तो अगर ऐसा हुआ, रेक्टिफिकेशन हुआ, सही पर्पस में लग गया, तो भी हमें इस रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर आता है प्राइवेट कंपनीज के लिए क्या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको 42 एंड 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का कंप्लाई करना है, और जिस पर्पस पर लगना चाहिए वो भी सेम बात तो ही है। वेदर द कंपनी हैज मेड any preferential allotment or a private placement for the share or convertible debenture, fully, partially or optionally convertible during the year, if so, अगर प्राइवेट कंपनी ने इस तरीके से कोई पैसे उठाया है, if so, whether requirement of section 42 and 46 of the Company Act 2013 have been complied with, and the fund raised have been used for the purpose of which funds ever raised। अगर नहीं हुआ है तो आपको प्रॉपर डिटेल देनी पड़ेगी, कितना अमाउंट और नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस किस तरीके का है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया क्लॉज नंबर 1। क्लॉज नंबर 1 किस बारे में बात करता है? क्लॉज नंबर बात करता है पीपीई के बारे में। क्लॉज नंबर 2 इन्वेंटरी के बारे में। क्लॉज नंबर 3 एलजीएसआई, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स एंड एडवांसेस। तो क्लॉज नंबर 4 इन्हीं का कंटिन्यूएशन में सेक्शन 185 एंड 186 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है। फिर क्लॉज नंबर 5, क्लॉज नंबर 5 इज टॉकिंग अबाउट डिपॉजिट। क्लॉज नंबर 6 इज टॉकिंग अबाउट कॉस्ट रिकॉर्ड्स। क्लॉज नंबर 7 स्टैट्यूटरी ड्यूज। क्लॉज नंबर 8 अनडिस्क्लोज इनकम। कि भाई ये न्यूली एडेड क्लॉज याद रखना, इंटरव्यूज में भी आजकल पूछा जाता है। सो अनडिस्क्लोज इनकम, ऐसी कोई अनडिस्क्लोज इनकम थी जो कंपनी ने अब डिस्क्लोज कर दी, सरेंडर कर दी एज पर अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, अगर है तो कैसे कंपनी ने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करा है। फिर नाइन्थ क्या है? नाइन्थ क्लॉज हमारा है रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। रीपेमेंट ऑफ ड्यूज में क्या है? कंपनी ने कोई लोन ले रखा है, क्या कंपनी ने उसको रिपेमेंट में डिफॉल्ट तो नहीं करा, उसने विलफुल डिफॉल्टर तो घोषित नहीं कर दिया। जिस पर्पस के लिए लिया था उस पर्पस से डाइवर्ट तो नहीं कर दिया, डाइवर्जन ऑफ अमाउंट, डाइवर्जन ऑफ फंड रेज। या कंपनी ने शॉर्ट टर्म बेसिस पे लोन लिया था, लेकिन कंपनी ने क्या करा, उसे लॉन्ग टर्म बेसिस पे लगा दिया। या कंपनी ने अपनी सब्सिडरी, एसोसिएट और जेवी की लाइबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए कोई लोन ले रखा है, तो उसको भी हमें डिस्क्लोज करना है। या कंपनी ने लोन लिया इन प्लेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज हेल्ड इन द कंपनी, कौन सी? सब्सिडरी, एसोसिएट या जेवी। 10 बहुत इजी था। 10 क्या था? 10 ये था कि अगर कंपनी ने कोई फंड रेज करा है बाय आईपीओ, एफपीओ या प्राइवेट प्लेसमेंट, इनके थ्रू अगर कोई लोन रेज करा है ना, तो क्या कंपनी ने उस पर्पस में लगाया है या नहीं लगाया? अगर नहीं लगाया तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अमाउंट, प्लस कितना डिले था, कौन से पर्पस में लगा दिया, कोई रेक्टिफिकेशन अगर हुआ है इफ एप्लीकेबल, तो आपको वो भी बताना पड़ेगा।
प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए आपको प्राइवेट कंपनीज के लिए क्या देखना पड़ेगा? प्राइवेट कंपनीज के लिए आपको 42 एंड 62 का कंप्लायंस भी देखना पड़ेगा। डिपॉजिट्स के लिए कौन से सेक्शन थे? डिपॉजिट्स के लिए हमारे सेक्शन थे 73 टू 76। अच्छा, एक याद है आपको मैं हमने हाइलाइट करी थी? अरे आप भूल के, मैं थोड़ी भूला हूँ। एक हमने क्लॉज नंबर 3 के अंदर एक चीज हाइलाइट करी थी, क्या हमने हाइलाइट करी थी? ये वाली बात, नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज गिविंग लोन। तो सिंपल सी बात, क्लॉज नंबर ए, क्लॉज नंबर डी और क्लॉज नंबर ई, सॉरी, क्लॉज नंबर ए, क्लॉज नंबर ई और क्लॉज नंबर एफ। क्लॉज नंबर ए क्या बोलता है? क्लॉज नंबर ए बोलता है कि भाई आपने अगर कोई लोन दे रखा है, गारंटी दे रखी है, सिक्योरिटी दे रखी है, तो आपको बाइफरकेशन करना पड़ेगा टोटल लोन्स के अंदर से कितना अदर देन सब्सिडरी एसोसिएट जेवी को और कितना सब्सिडरी एसोसिएट जेवी को है। एक आपको क्लॉज नंबर 3 के आपके ई पॉइंट में, ई पॉइंट में क्या बताना पड़ता था? ई पॉइंट में बताना पड़ता था कि कंपनी ने अगर कोई क्या दे रखा है, कोई न्यू लोन, कोई रिफ्रेश तो नहीं करा लोन को, पुराने लोन को सेटल करने के लिए कोई नया लोन तो नहीं दिया, तो बाइफरकेशन देनी पड़ती थी। और 5 क्या था? आपने कोई लोन दे रखा रिपेबल ऑन डिमांड पे या ऐसी कोई लोन जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस ही नहीं है। तो ये 3 पॉइंट में ना आपको नई रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी अगर आपकी कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस ही है क्या? लोन देना। तो नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज गिविंग लोन। ये इसके लिए भी इसमें स्टार लगा लो, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। ठीक है, तो क्लॉज नंबर 10 तक हमने आज कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर मैं कारो 2020 आपके लिए पूरा निपटा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। होप आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में बताओ, और नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिए, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, टिल देन गुड बाय।